हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया, जिसमें हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से लेकर के कंप्यूटर की बेसिक पार्ट को भी हमने कवर कर लिया और साथ के साथ हमने कंप्यूटर के टाइप को भी समझा है। और हमने लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर के टाइप के साथ साथ हमने कंप्यूटर के जनरेशन का लिस्ट भी देखा था। कंप्यूटर हमारे पास कितने जनरेशन के अभी अवेलेबल है और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इन तमाम टॉपिक के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। लेकिन मैं उन्हीं क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं बिकॉज की जो जनरेशन लिस्ट मैंने पिछले क्लास में दिया था उस जनरेशन लिस्ट को मैं आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि हर एक जनरेशन को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हर एक जनरेशन में हम ये समझेंगे कि कौन से जनरेशन में कौन सा मेजर पार्ट आया था जिससे कि हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता था, यानी कि कंप्यूटर का जो इवैल्यूएशन हुआ था वो मेजर पार्ट चेंज होने के कारण हुआ था और उन मेजर पार्ट को हम हर जनरेशन में देखेंगे कि कौन कौन से वो पार्ट चेंज हुए थे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों टेक्निक को हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज लाइक कर ले। आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज आप लोग पहले लाइक करें क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है। और एजुकेशनल वीडियोस बनाने में बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट एक्वायर करके आप लोग के समक्ष बहुत ही इजी वे में लाना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना होता है। इसलिए इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि फ्री एजुकेशन का एक माहौल बन सके और कम समय में ज्यादा लोगों तक फ्री कंटेंट मिल सके और लोग फ्री में कंप्यूटर के बारे में जान सके, समझ सके, एजुकेट हो सके और अपने लाइफ करियर को बेटर बना सके और आत्मनिर्भर बन सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था कंप्यूटर जनरेशन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो टॉपिक है इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जो कि मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि कंप्यूटर जनरेशन एक्चुअली है क्या। हर जनरेशन में कुछ इवैल्यूएशन किए गए और इवैल्यूएशन किस में किए गए तो मेजर टेक्नोलॉजी के बेस पे इवैल्यूएशन किया गया, ठीक है। और ये 5 फेज में काम किया गया। 5 फेज का मतलब 5 चरण में बांटे गए हैं। इन टेक्नोलॉजी से एक्चुअली होता क्या था, तो इन टेक्नोलॉजी के मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता था, यानी कि प्रोसेसिंग करना, आउटपुट इनपुट करना, उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था। तो इन तमाम बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जनरेशन डिवाइड किया गया है और ये 5 फेज में डिवाइड किया गया है और इन्हीं फेजों को जनरेशन का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ, फाइव्थ। फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब से कब तक रहा है तो 1940 से लेकर 1956 तक रहा है। सेकंड जनरेशन जो रहा है 1956 से 1963 तक रहा है और इसी तरह से ये आगे हमारा बढ़ते रहा है। और ये फिफ्थ जनरेशन, चूंकि अभी हमारा जो जनरेशन चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है, जो कि 2010 से स्टार्ट है। तो इन तमाम टॉपिक के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस क्लास के वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हर जनरेशन को हम डेप्थ में समझने वाले हैं कि हर जनरेशन में कौन से वो मेजर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था जिसके मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट हुआ करता था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अपना जो आज का फर्स्ट जनरेशन है उसको हम समझते हैं। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो कब से कब तक का रहा है तो 1940 से लेकर के 1956 तक का रहा है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था और वो भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, तो वो कौन सा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ये जो पार्ट था हार्डवेयर पार्ट है एक्चुअली, तो ये पार्ट यूज किया जाता था, इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किट फॉर सीपीयू। यहाँ पे बता रहा है कि जो वैक्यूम ट्यूब था ये मेमोरी में भी काम लिया जाता था और सर्किट यानी कि पावर कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता था। जो सीपीयू था, सीपीयू का पावर कंट्रोलिंग एंड थोड़ा बहुत मेमोरी होल्ड करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए भी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। अगर हम बात करें कि वैक्यूम ट्यूब दिखता कैसा है तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई देगा।
ये बल्ब की तरह दिखाई देता है, बट ये एक्चुअली है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और ये वैक्यूम ट्यूब अलग अलग साइज के मिलते हैं, जैसे जहां जितने पावर की रिक्वायरमेंट होता है, जितना पावर हमें सप्लाई करना होता है, जितना पावर फिल्टर करना होता है, उसके हिसाब से हम ये वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं। तो बहुत बड़े साइज का भी होता है और छोटे लेवल का भी होता है, छोटे साइज का भी होता है। तो इसके बहुत सारे साइज होते हैं वैक्यूम ट्यूब का। ओके, तो ये आपने देख लिया वैक्यूम ट्यूब है जो कि पावर कंट्रोलिंग एंड मेमोरी कंट्रोलिंग का भी काम करता था, डेटा स्टोर करने का भी काम करता था, ठीक है। अगर हम बात करें कि उस टाइम पे जो हमारा इनपुट आउटपुट का डिवाइस हुआ करता था वो कौन सा डिवाइस हुआ करता था, तो उस टाइम पंच कार्ड यूज किया जाता था। लिख रहा है ये स्टेटमेंट, इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, मतलब कि पंच कार्ड के बेस पे हम इनपुट दिया करते थे एंड आउटपुट वाज डिस्प्ले ऑन प्रिंट आउट। और आउटपुट कैसे मिलता था, उसी पंच कार्ड पे प्रिंट आउट करके, यानी कि पंचिंग करके हमें आउटपुट भी मिलता था। तो ये पंचिंग कार्ड के मदद से हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हुआ करता था। एक्चुअली उस टाइम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। तो उसमें एक्चुअली होता ये था कि एक टाइप के जितने भी काम होते थे उनको बैच बना लिया जाता था, उनका ग्रुप बना लिया जाता था, देन एक टाइम पे उसको प्रोसीड किया जाता था और उस टाइम पे ग्रुप बना बना के काम किया जाता था और पंचिंग के मदद से आउटपुट इनपुट हुआ करता था। ये कैसे पंचिंग आउटपुट इनपुट करता था, तो ये एक डिवाइस आपके सामने दिख रहा है, ये है पंचिंग डिवाइस। यहाँ पे कार्ड लगेगा और कार्ड के मदद से पंच कर करके, पंच मतलब होता है होल करना, उसमें छेद करेगा और इसके हिसाब से आउटपुट इनपुट किया जाता था। ओके, तो ये तो था हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात। अगर हम सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी बात करें कि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या था, तो उस टाइम कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम केवल और केवल हार्डवेयर ही था। लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक लैंग्वेज यूज किया जाता था जो कि मशीन समझने लायक लैंग्वेज होता था, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज बोलते थे। और वो मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 का कोडिंग हुआ करता था, यानी कि उस टाइम के जो लैंग्वेज होता था उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोला करते थे। एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज तो होता ही था, बाइनरी का मतलब होता है द्विधारी, जिसमें कि 0 और 1 था। लेकिन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम का जो लैंग्वेज था वो था असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिकॉज कि ये मशीन के ऊपर डायरेक्ट रन होता था। तो ये 2-3 नाम है, इसको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन पे हम असेंबली लैंग्वेज का यूज किया करते थे, जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर, डायरेक्ट सर्किट पे काम होता था, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात कि फर्स्ट जनरेशन में कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं था सॉफ्टवेयर बेस्ड पे, केवल असेंबली लैंग्वेज था, मशीनी लैंग्वेज था, जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर पे वर्क करता था। उस टाइम के अगर कंप्यूटर का एग्जांपल दे तो यहाँ पे लिखा हुआ है UNIVAC, ये कंप्यूटर का शॉर्ट नेम है। एग्जाम में ये शॉर्ट नेम दे सकता है और उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, ENIAC। तो ये जो कंप्यूटर है ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, जिसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड ENIAC का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर आप इन कंप्यूटर को देखना चाहते हैं कि ये कैसा होता था, तो आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे टास्क देता हूं कि आप थोड़ा सा गूगल पे जाएं और वहां पे इसको सर्च करें। आपको बहुत सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल देंगे तो 1-2 इमेज दिखा देंगे, लेकिन उससे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। बट आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको ढेरों सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का इमेज दिखेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली वर्क कैसे करता था, इसमें काम कैसे किया जाता था, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट जनरेशन की बात, जिसमें मेजर टेक्नोलॉजी जो था वो वैक्यूम ट्यूब था और आउटपुट इनपुट करने के लिए पंचिंग कार्ड था। और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस टाइम था असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो चलिए अब हम अगले जनरेशन पे देखते हैं। अगला जनरेशन अपना कौन सा है, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं तो ये रहा है 1956 से लेकर के 1963 तक, ठीक है। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहा, यानी कि सेकंड जनरेशन भी कुछ ज्यादा खास नहीं चला, लेकिन जो भी चला ठीक ठाक चला, है ना। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, इसमें कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आया। तो यहाँ पे लिख रहा है ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यहाँ जो ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब जो था उसके जगह पे ट्रांजिस्टर ने ले लिया। इससे फायदा क्या है, तो लिख रहा है द कंप्यूटर आर स्मॉलर, कंप्यूटर की साइज छोटा हो गया, फास्टर, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन यहाँ पे फास्ट हो गया,
चीपर यानी कि सस्ता भी हो गया एंड रिलायबल, बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन में एक्चुअली हीट की ज़्यादा प्रॉब्लम आता था क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा पावर कंट्रोल करता था, पावर कंज्यूम करता था और ज़्यादा पावर कंज्यूम करने के कारण बहुत ज़्यादा हीट होता था, जिससे कि हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट उसका डैमेज ही रहा करता था, तो उस पर भरोसा लोगों को कम था। लेकिन सेकेंड जनरेशन जब आया तो उस टाइम पे ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया। अब ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है, तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के 3 टांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 इसके पॉइंट्स होते हैं और ये जो पॉइंट्स बने होते हैं या फिर ये पूरा जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है, तो ट्रांजिस्टर आपका सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब के जगह पे एक हमारा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा, तो काफी बहुत बड़ा एरिया हमारा बच गया, ठीक है। और पावर कंट्रोलिंग भी बच गया, पावर कंजप्शन भी बच गया और हीट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रहा ट्रांजिस्टर और जिसके मदद से हमारा जो कंप्यूटर में बहुत बड़ा सुधार हुआ, उसके साइज में, उसके स्पीड में एंड उसके जो कॉस्ट है उसमें भी, ओके। अगर हम बात करें इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैग्नेटिक कोर वी आर यूज्ड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाने लगा प्राइमरी मेमोरी में एंड मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाने लगा एंड हार्ड डिस्क का यूज किया जाने लगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो मैग्नेट के बेस पे काम करता है और मैग्नेट का वर्क क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करना, और जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल 0101 इसी के कॉन्सेप्ट में डेटा को स्टोर कर दिया करता था और हमारा स्टोरेज कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क हुआ करता था इसकी साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, ये बहुत बड़े बड़े साइज का बनाया जाता था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन के जो मेमोरी हुआ करता था वो कैसा दिखता था, बहुत बड़े बड़े साइज में हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम पे बड़ी समस्या हुआ करता था मेमोरी को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन आजकल के जनरेशन की अगर हम बात करें तो मेमोरी तो एकदम हथेली के एक उंगली पे चिप में आ जा रहा है ना, तो बहुत छोटा हो चुका है। तो ये रहा मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास सेकेंड जनरेशन में मेमोरी स्टोर करने के लिए, जिससे कि बहुत बड़ा साइज छोटा हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का। अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसमें कि हम बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं कर सकते थे, बहुत सारा प्रोग्रामिंग कर सकते थे। फोर्ट्रॉन एंड कोबोल, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोबोल क्या है, फोर्ट्रॉन क्या है, तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सेकंड जनरेशन में इनका इवैल्यूएशन हुआ था और उस टाइम से प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर डाला जाने लगा कंप्यूटर में और बहुत अच्छा अब कंप्यूटर वर्क करने लगा था, इसलिए इस पे भरोसा बहुत ज्यादा किया जाने लगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM 7094, CDC 1604, हॉनीवेल 400 मार्क 3, ये सभी कंप्यूटर के नाम हैं और ये सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेकेंड जनरेशन जो हमने समझाया ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ओके। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रहा है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए ताकि हम और भी एनर्जेटिक तरीके से आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाते रहें, ओके। और हाँ, दोस्तों के साथ यार शेयर करें, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें जॉब मिलेगा, ये एजुकेशन सिस्टम है। जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगा वो उतना बेहतर सीख सकते हैं, उनका लाइफ उतना बेहतर हो सकता है कि आपके कारण किसी का भला हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरा जो मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो बहुत दूर तक, बहुत लोगों तक पहुंच सके, गाँव तक पहुंच सके, ओके। तो लाइक करना तो ना ही भूले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं जो अपना थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन ने बहुत बड़ा क्रांति लाया कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो कब से कब तक का रहा है, 1964 से लेकर के 1971 तक का, ठीक है। ये कुछ ज्यादा रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो पावर कंट्रोलिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाने लगा वो था आईसी इवन अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन इसका जो खोज हुआ था, जो इसका इवेल्युएशन हुआ था वो थर्ड जनरेशन में हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि आईसी ने ट्रांजिस्टर की जगह ले लिया। अ सिलिकॉन आईसी हैज
मेनी ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर के जगह पे ये सिलिकॉन का बना हुआ आईसी ने जगह ले लिया। रजिस्टर के जगह भी आईसी का यूज होने लगा एंड कैपेसिटर के जगह भी आईसी का यूज होने लगा। एक सिंगल सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप देखिए हमने अभी ट्रांजिस्टर में भी बताया था कि वो किस चीज का बना था, तो सिलिकॉन का बना था। यहाँ पे ये जो अपना आईसी है ये भी किस चीज का बना हुआ है, तो ये भी सिलिकॉन का ही बना हुआ है। ओके, लेकिन ये ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें अगर पहचान करना हो तो इसके देखिए इसके बहुत सारे पैर हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर में कितने पैर थे, 3 ही पैर थे और वो 3 पॉइंट से ही कनेक्ट होता था, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। तो जब आईसी आया तो आईसी ने बहुत सारे चीजों को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इन सब के जगह आईसी ने ले लिया और ये बहुत ही फास्ट हो गया। और साथ के साथ क्या हुआ, तो ये बहुत सस्ता भी हो गया और बहुत स्पीड वाला कंप्यूटर भी हो गया। यूज दिस आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि स्पीड और इफिशियंसी कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया। तो कंप्यूटर अब बहुत ही भरोसेमंद होने लगा, बहुत ही लोग यूज करने लगे, लेकिन अभी घर घर तक नहीं पहुंचा था, हर घर कंप्यूटर यूज करे अभी तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी कॉस्टली भी था और पावर का बहुत ज्यादा दिक्कत भी हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4th जनरेशन आया। लेकिन 3rd जनरेशन की अभी हम बात करें तो 3rd जनरेशन की थोड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इवैल्यूएशन हो चुका था। अब हम एक टाइम पे बहुत सारे काम को कर सकते थे। पहले के कंप्यूटर में एक टाइम पे एक ही काम हुआ करता था, लेकिन 3rd जनरेशन के कंप्यूटर से क्या होने लगा, एक टाइम पे हम 2, 3, 4 काम को एक साथ पे एक ही टाइम पे कर सकते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका था। ठीक है, और इस टाइम जो लैंग्वेज यूज होता था फोर्ट्रॉन कोबोल तो होता ही था, क्योंकि ये 2nd जनरेशन का था, तो ये तो होगा ही होगा। और साथ में 2 और लैंग्वेज बढ़ गए, जिसमें कि पास्कल एंड बेसिक, ये 2 कंप्यूटर लैंग्वेज और बढ़ गया, तो और भी बेहतर हमारा काम होने लगा और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग बनने लगे, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आने लगे और हमारा काम और भी आसान होते चला गया। अगर हम 3rd जनरेशन की एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM सिस्टम 360 एंड 370, PDP 811 एंड CDC 6600। तो ये अलग अलग कंप्यूटर हैं, इन सारे कंप्यूटर को आप देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज नोट्स आप लोग जरूर बना लिया कीजिएगा, बिकॉज कि ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, ये जो नाम है कंप्यूटर के, ये सारी चीज कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए 3rd जनरेशन हमने बेहतर तरीके से समझ लिया। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आराम से आप इसको नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, जो कि घर घर तक कंप्यूटर ला दिया था, जो कि बहुत बड़ा क्रांति लाया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4th जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन कितना से कितना तक है, 1972 से लेकर के 2010 तक है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी का जनरेशन रहा है, सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन 4th जनरेशन का ही रहा है। तो इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ करता था, इसको अगर हम डिस्कस करें तो हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो था वो बहुत ही बड़ा स्केल पे आ चुका था, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट हमारा काम करने लगा था। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा स्केल पे ये काम करने लगा। स्केल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये कम समय में ज्यादा काम को करने लगा। अगर हम दिखाएं कि इस टाइम पे जो चिप यूज होता था वो कौन से चिप हो जाता था, तो उसका नाम है माइक्रोचिप। ये है हमारा माइक्रोचिप, और माइक्रोचिप चूंकि यूज होने लगा तो इसी बेस पे कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड गिव राइज द पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज होने लगा। कब, जब ये हमारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था, माइक्रोचिप आया था, तब से हमारे घर घर तक कंप्यूटर, हर पर्सन का अपना पर्सनल कंप्यूटर होने लगा था और सब कोई घर में यूज करने लगे थे 4th जनरेशन की कंप्यूटर में। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारा कंप्यूटर रहा है और बहुत लंबे समय तक चला है। अब हम इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज आ चुके हैं। इस टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल कराता है। इस टाइम पे आपका GUI आने लगा था, MS DOS तो था ही था, लेकिन विंडोज भी इसी टाइम पे आने लगा था। बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे थे। आपका एंड्रॉयड जो है, जो कि मोबाइल में ग्राफिकल यूजर आने लगा था, GUI जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी आपका आने लगा था इसी टाइम पे 4th जनरेशन में। यानी कि 4th जनरेशन जब आया तो कंप्यूटर फील्ड में बहुत 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 ज्यादा क्रांति ला दिया था और घर घर तक कंप्यूटर बना दिया था। इतना चीप एंड बेस्ट बनने लगा था कि सब कोई परचेज करने लगा था। इवन आप अपने आसपास में देखेंगे तो अभी भी आपके आसपास में 4th जनरेशन के ही कंप्यूटर मिलेंगे। 5th जनरेशन का अभी जो सिलसिला है अभी चल रहा है, अभी गांव-गांव तक तो पहुंचा नहीं है, लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में, बड़े ऑफिसों में अभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर यूज होते हैं, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और हम इसके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होने लगा था बहुत ही हैवी लेवल के आने लगे थे, जैसे कि C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज आ गए थे। और डेटा को स्टोर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था वो है DBMS। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे MySQL हो जाएगा, Oracle हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं जिससे कि हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस एक्चुअली बहुत सारे रिकॉर्ड होता है डेटा का, उनको मैनेज करना होता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है आपके 4th जनरेशन में आ गए थे और 4th जनरेशन ही कंप्यूटर में बहुत बड़ा क्रांति लाया। और अब हम बात करते हैं अगले जनरेशन की, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है जिसमें आजकल हम लोग जी रहे हैं, वो है अपना 5th जनरेशन, जो कि 2010 के बाद से अभी तक अभी चल रहा है। इस पे और भी शोध चल रहा है, अभी और भी प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी बहुत चीज है जो कि आने वाला है। तो अगर हम इसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लगा। अगर हम बात करें कि 4th जनरेशन जो है अपना वो माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए नाम पड़ा बिकॉज कि वो माइक्रो सेकेंड में काम करता था, लेकिन हमारा जो 5th जनरेशन है इसको हम नैनो कंप्यूटर कह रहे हैं। और नैनो कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁹, यानी कि इतने सेकंड में ये काम करता था। और 4th जनरेशन का जो अपना कंप्यूटर था वो 10⁻⁶ सेकंड पे वर्क करता था, यानी कि वो माइक्रो सेकंड पे काम करता था। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नैनो सेकंड पे काम करता है, इसलिए इसको नैनो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेहतरीन बात ये है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पैरेलल प्रोसेसिंग। उस टाइम पे क्या था 4th जनरेशन में कि उसका जो प्रोसेसर था वो एक टाइम पे एक ही काम को करता था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता था, सबको एक एक टाइम पे करता था, मल्टीपल प्रोग्राम तो करता था, लेकिन उन सबका टाइम डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया है, पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि एक ही टाइम पे 2-3 अलग अलग प्रोसेसिंग सेम टाइम पे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर बन चुका है, सुपर फास्ट कंप्यूटर बन चुका है। ठीक है, और भी यहाँ पे बात लिख रहा है, सुपर कंडक्टिंग हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। मतलब यहाँ पे ये है कि जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है वो AI बेस्ड हो रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम है। फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि AI क्या होता है। तो AI जो होता है वो हमारे थिंकिंग के ऊपर काम करता है, हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके बेस पे ऑटोमेटिक वो वर्क करता है। इसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी बातों को वो सेंस करेगा और सेंस करने के बाद वो कुछ एक्शन करेगा। या फिर हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाए हैं कि हमारे रूम के टेम्परेचर के बेस पे काम करे तो उस पे भी काम करेगा। या फिर आप देखे होंगे किसी मॉल या रेलवे स्टेशन पे एक्सीलरेटर मशीन लगा होता है, जैसे ही आप उस सीढ़ी के पास पहुंचते हैं ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज वो स्टॉप रहता है। अगर कोई भी बंदा उस सीढ़ी के आसपास या सीढ़ी के ऊपर नहीं है, उस एक्सीलरेटर मशीन पे नहीं है, तो वो क्या होता है, स्टॉप रहता है। जैसे उसके पास पहुंचते हैं वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। या फिर मॉल वगैरह में देखे होंगे जैसे कोई आग लगता है तो ऑटोमेटिक छत से शावर होने लगता है, ऑटोमेटिक बारिश होने लगता है। तो वो सारे पाइपलाइन बिछाए होते हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर हाई होता है ऑटोमेटिक कूल कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप अपने रूम का AC जो है उसको भी अपने आवाज से अपने रूम के एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी आपके AI के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी डेमो के लिए इतना काफी है, बेहतर हम इसको एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इसके ऊपर हम एक बहुत अच्छे से क्लास देने वाले हैं, पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमें
समझना है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा 5th जनरेशन का न्यू टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5th जनरेशन में आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था जावा, पाइथन, C#, ये सभी के सभी अभी के लेटेस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। वेब डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, नोड जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये बहुत सारे ऐसे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आ चुके हैं। तो ये सभी के सभी हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि अभी लेटेस्ट में बहुत धूम मचाए हुए हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम एग्जांपल्स वगैरह देखें तो IBM नोटबुक हो गया, पेंटियम पीसीस हो गए, परम 1000 हो गया। तो परम 1000 जो है अपना सुपर कंप्यूटर है, तो इसके पास तो सुपर पावर होगा ही होगा, यानी कि 5th जनरेशन की सारी टेक्नोलॉजी इसमें तो होंगी ही होंगी। ओके, तो यहाँ पे आज के इस क्लास में हमने 5th जनरेशन तक के सारे मेजर पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारे टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया, इवन हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी मन में कहीं भी डाउट या कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो छोटा सा क्लास है आपको बेहद पसंद आया होगा, बिकॉज कि आज के इस क्लास में हमने हर एक जनरेशन को बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। आज के इस जनरेशन क्लास में हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आया था वो वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड जनरेशन में जो हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आया था वो आया था रजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रोचिप। इस तरह से हमने हर एक जनरेशन के बारीकी से डिस्कशन किया है। इवन हमने हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को भी समझा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो मैंने हार्डवेयर की बातें कहा, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, इन तमाम बातों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेश किया जाता है। सो आप सभी स्टूडेंट से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, बिकॉज कि जब एग्जाम का टाइम होता है, एग्जामिनेशन टाइम होता है, उस टाइम पे आपका जो रिवीजन करने का जो समय होता है वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आप कर सकते हैं। तो नोट्स जरूर बनाएं और जो ये छोटी छोटी पॉइंट्स मैं बताता हूँ उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सो जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको जरूर रखें। जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो भी अपडेट हो रहे हैं, उन सारे नाम को आप याद रखेंगे। इवन फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर का नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखने होंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी एजुकेशनल एग्जाम है तो उसमें आप बेटर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। इंसान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सा गुण होता है, वो गुण होता है शेयर करना। हम जो भी कुछ जानते हैं, जो भी अच्छा जानते हैं, वो दूसरों के साथ हम शेयर करते हैं। तो वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा तभी वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वैसे एंटरटेनमेंट की वीडियोस आप शेयर करते हैं, वो एंटरटेनमेंट वीडियो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको खुश रख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप लाइफ टाइम खुश हो सकते हैं। सो एजुकेशन वीडियो को ज्यादा प्रमोट करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।